हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th के पार्ट 1 बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हल कर लिए। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, ग्लोमेरुलर एक फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है जो आपका जो वृक्क की जो संरचना, हम जानते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन होती है, तो नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन जो होता है उसमें कई प्रकार के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें से आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी एक प्रक्रिया है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कौन सा पदार्थ है जो फिल्ट्रेट होता है और कौन सा नहीं होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है एमिनो एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एल्ब्यूमिन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, अर्थात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपका एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूमिन राइट आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। देखिए, जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिन्हें बाहर निकालना आवश्यक होता है, तो उन्हें उसी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्वसन, सेकंड ऑप्शन है उत्सर्जन, थर्ड ऑप्शन है पोषण और फोर्थ ऑप्शन है परिवहन। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है कि अपशिष्ट पदार्थ को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा, क्योंकि उत्सर्जन मतलब होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब होता है निकालना, किसी भी चीज़ को बाहर क्यों निकालना या फेंकना या उत्सर्जित करना। तो जीवों के शरीर में जो अपचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो आपके अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनका निष्कासन जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बात है हम क्वेश्चन नंबर 28 की। होता है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, वृक्क के भीतरी नदोत्तर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क के शिरा में प्रवेश करती है तथा वृक्क, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो आपका वृक्क है, वृक्क जो है आपका नेफ्रॉन से बना होता है। तो जो जो नेफ्रॉन होते हैं वो कई भागों में बटा होता है। नेफ्रॉन आपने बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि ऊपर में जो होता है सेब के आकार का फिल्ट्रेशन ये होता है, ग्लोमेरुलस होता है। फिर उसके बाद आपकी सीधी लाइन आती है, सीधी लाइन आती हुई फिर बीच में जो आपका यू के शेप का लास्ट में बनता है, यू के शेप का ही या एल का शेप का आपका एक शेप बनता है, एक लाइन बनती है। तो उस शेप को ही हम हेनले का लूप या हेनले का चाप कहते हैं। तो जो आपका नेफ्रॉन होता है वो कई भागों से बना होता है। हेनले का चाप होता है, प्रतस्थ भाग होते हैं, अंतस्थ भाग होते हैं और हाइलम होता है, और ऊपर में ग्लोमेरुलस होता है जो आपको कटोरी के आकार का दिखता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो वृक्क की नरोत्तर सतह जहाँ से कौन वृक्क का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ से आपकी जो है वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और वृक्क की शिरा बाहर की ओर निकलती है। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइलम ही एक ऐसी सतह है जिसे वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और वृक्क की शिरा शरीर से बाहर निकलती है, सॉरी, इस वृक्क से बाहर निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हाइलम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। होता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी 29 है, निम्न में कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है अमोनिया, थर्ड ऑप्शन है यूरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि प्रोटीन और अमीनो अम्ल का विखंडन इन तीनों चीज़ों में होता है। यानी कि यूरिक एसिड भी बनता है तो प्रोटीन और अमीनो अम्ल विखंडित होता है, अमोनिया बनता है तो उसमें भी प्रोटीन और अमीनो अम्ल का विखंडन होता है, और यूरिया बनता है तो डेफिनेटली प्रोटीन, अमीनो अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का विखंडन होता है, जिसके पश्चात आपका यूरिया का निर्माण होता है। इसमें से आपका 29 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी प्रक्रियाओं में प्रोटीन एवं आपका एमिनो अम्ल का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप इन सारे प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। होता है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। जो आपका ब्लड होता है, सॉरी, जो यूरिया होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से आता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़ों से, सेकंड ऑप्शन है यकृत से, थर्ड ऑप्शन है श्वास नलिका से एंड फोर्थ ऑप्शन है वृक्क से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वृक्क से। देखिए, जो वृक्क होते हैं, वृक्क में नेफ्रॉन, यानी कि जो वृक्क होते हैं वो नेफ्रॉन से बने होते हैं, और नेफ्रॉन में आपके बहुत तरह के पदार्थ होते हैं। आपके यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम पोटेशियम होता है, और फिर अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमारा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ब्लड का, वो हमारा नेफ्रॉन से होता है, और नेफ्रॉन से ही जब प्रोसेस के फलस्वरूप जो बची हुई यूरिया होती है वो आपके ब्लड में आ जाती है। तो यानी कि वृक्क से ही आपकी जो यूरिया है वो रक्त में प्रवेश करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वृक्क से राइट आंसर है कि यूरिया जो है वो रक्त में, वो यूरिया जो है ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वृक्क से प्रवेश करती है। और कैसे प्रवेश करती है, क्योंकि जब हमारा फिल्ट्रेशन होता है, हेनले लूप में जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप कुछ यूरिया बच जाती है, तो वो यूरिया, बची हुई यूरिया ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। होता है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, वृक्क
किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? जो किडनी है वो जीवों में होने वाली किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उत्सर्जन, सेकंड ऑप्शन है श्वसन, थर्ड ऑप्शन है पोषण एंड फोर्थ ऑप्शन है परिवहन। देखिए जो किडनी है वो आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, और इसी हिस्सा है से आपका कोई भी पदार्थ उत्सर्जित होता है यानी कि बाहर की ओर निकाला जाता है। तो इसलिए किडनी को वृक्क को उत्सर्जी अंग भी कहा जाता है। और ये किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि वृक्क जो है आपका उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन एक तरह का वर्णक है, तो कह रहा है कि जो वर्णक है वो आपका रेजिन वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बबूल, सेकंड ऑप्शन है कनेर, थर्ड ऑप्शन है पीपल एंड फोर्थ ऑप्शन है चीड़। तो आपका राइट आंसर होगा चीड़। चीड़ के पौधे को जब हम लोग उसकी छाल को काटते हैं तो उसमें से एक वाइट कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो काफ़ी चिपचिपा होता है, उसी को रेजिन कहते हैं, और यह आपका चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये हुआ चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, मूल रोम पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जड़ों में, सेकंड ऑप्शन है तना में, थर्ड ऑप्शन है दोनों में एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपके पौधे होते हैं उनमें कई तरह के रोम पाए जाते हैं। मूल रोम होते हैं, पार्श्व रोम होते हैं, अंतस्थ रोम होते हैं, परास्थ रोम होते हैं। तो कह रहा है कि जो मूल रोम है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जड़ में, सेकंड ऑप्शन है तना में, थर्ड ऑप्शन है दोनों में एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा कि जो मूल रोम होते हैं वो ऑप्शन नंबर है यानी कि जड़ों में पाए जाते हैं। और जो पार्श्व रोम होते हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो पार्श्व रोम होते हैं वो तन तथा जड़ दोनों में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? यानी कि ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक आपका उत्सर्जी अंग है? आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वृक्क, सेकंड ऑप्शन है अग्न्याशय, थर्ड ऑप्शन है आँख, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ऊपर ही बता रखा है कि उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा कौन है? वृक्क है, तो वृक्क एक उत्सर्जी अंग हुआ। तो कौन सा आपका आंसर सही है? ऑप्शन नंबर है यानी कि वृक्क किडनी एक उत्सर्जी अंग है। और ये किस तंत्र का भाग है? तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि आपके उत्सर्जन तंत्र का भाग किडनी है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसकी वजह से जो स्किन है उसको उत्सर्जी अंग बताया जाता है? ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है दुग्ध ग्रंथि, थर्ड है श्लेष्मा एंड फोर्थ है स्नेह। तो आपका राइट आंसर है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके पसीने को प्रोड्यूस करती है, जिसमें पसीना आपका निकलता है और शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो आपके रोम यानी कि त्वचा स्किन पर जो रोम होते हैं उनके माध्यम से आपका पसीना बाहर की ओर निकलता है। तो इसी कारण जो त्वचा है वो आपका एक उत्सर्जियाँ कहला देता है। देखिए बॉडी का कोई भी ऑर्गन जिससे एक्सक्रेशन होता है, किसी भी चीज़ का उत्सर्जन होता है, तो वो जो ऑर्गन है वो आपका उत्सर्जी अंग कहलाता है, और जो माध्यम है वो उसका तंत्र कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका पसीना निकला, तो पसीना कहाँ से निकला? किस ग्रंथि से निकला? तो श्वेत ग्रंथि है। तो श्वेत ग्रंथि आपका एक तंत्र कहलाई, और किसके माध्यम से हमें दिखाई दिया? तो त्वचा जो ऑर्गन है वो आपका उत्सर्जी अंग कहलाया। तो इसका राइट आंसर है कि जो श्वेत ग्रंथि है उससे पसीना निकलती है, और श्वेत ग्रंथि के कारण ही त्वचा एक उत्सर्जी अंग कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। होता है आपको क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? आपका फर्स्ट है वृक्क से, सेकंड है त्वचा से, थर्ड है फेफड़ों से एंड फोर्थ है यकृत से। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते होंगे कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आपका डायफ्राम से होता है। डायफ्राम कहाँ होते हैं? डायफ्राम आपके फेफड़े में होते हैं जो फूलते और पचकते हैं, यानी कि संकुचित होते हैं और प्रकुचित होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि फेफड़ों से ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 37 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यूरिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है एमिनो अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड से ही एमिनो अम्ल जो है वो आपका अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एमिनो एसिड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन कहलाता है? देखिए जो पराग कण जो होते हैं वो आपके पराग नलिका के माध्यम से ही बीजांड की ओर प्रवेश करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो पराग नलिका से पराग कणों का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन होता है वो? तो फर्स्ट है एंजाइम, सेकंड है रसायन, थर्ड है प्लाज्मा एंड फोर्थ है रसायन अनुवर्तन। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रक्रिया है ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना आपका रासायनिक अनुवर्तन के कारण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है,
सजीवों में निम्न में से कौन सी जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं होती हैं। कह रहा है कि सजीवों में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है श्वसन, सेकंड ऑप्शन है पोषण, थर्ड ऑप्शन है जनन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जीवों को जीवित रखने के लिए जो जैव प्रक्रम की प्रक्रिया होती है वो शरीर में हमारे श्वसन की भी होती है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ये सभी प्रक्रियाएं आपके जीवों के जैव प्रक्रम में होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है या अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कूटपाद द्वारा, सेकंड ऑप्शन है कोशिका सतह द्वारा, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूटपाद की प्रक्रिया का कूटपाद बनाकर ही अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ता है या अपना भोजन ग्रहण करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आगे की वीडियो में हम और अदर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।